समुंदर हमेशा से इंसान के लिए वरदान भी रहे हैं और सबसे बड़ी रुकावट भी। उन्होंने देशों को जोड़ा भी है और उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भी रखा है। एक समय ऐसा था जब अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक जाने के लिए जहाजों को पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। ये सफर इतना लंबा और खतरनाक था कि कई बार महीनों लग जाते थे और केप हॉर्न जैसे डेडली रूट्स बड़े बड़े जहाजों को निकल जाते थे। लेकिन फिर इंसानों ने एक ऐसा सपना देखा जो उस दौर में नामुमकिन माना जाता था। ये सपना पनामा की एक पतली सी लैंड स्ट्रिप पर ऐसी कैनाल बनाने का था जो दो महासागरों को जोड़ दे। स्पेन, स्कॉटलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने इसे बनाने की कोशिश भी की, लेकिन सब नाकाम रहे। जब इतने सारे देश फेल हो गए तो इस खेल में अमेरिका उतरा। उस समय अमेरिका को अपने ही देश के दो शहरों सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक समुद्री रास्ते से 22,500 किलोमीटर की लंबी और बेहद खतरनाक यात्रा करनी पड़ती थी। ऐसे में अमेरिका ने पनामा की उस पतली सी लैंड स्ट्रिप पर कैनाल बनाने का फैसला किया, लेकिन उसके सामने समस्या ये थी कि उस समय पनामा कोलंबिया का हिस्सा था और उसने अमेरिका को पनामा में कैनाल बनाने से साफ मना कर दिया। यही से इस कहानी में एक फ्रेंच इंजीनियर की एंट्री हुई और इसके बाद पूरा खेल ही पलट गया। उस फ्रेंच इंजीनियर ने शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई कि बिना एक बूंद खून बहाए पनामा कोलंबिया से आजाद हो गया और रातों रात पनामा कैनाल की जमीन अमेरिका के हिस्से में चली आई। तो आइए जानते हैं पनामा कैनाल की पूरी कहानी, जो लालच, बीमारी, राजनीतिक साजिशों और हजारों मजदूरों के खून से लिखी गई ऐसी दास्तान है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आखिर वो फ्रेंच इंजीनियर कौन था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डील को अंजाम दिया और एक कैनाल के लिए पनामा को कोलंबिया से अलग करवा दिया? और आखिर अमेरिका ने इम्पॉसिबल मानी जाने वाली पनामा कैनाल को कैसे बनाया, जो आज दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में से एक माना जाता है? पनामा कैनाल की कहानी साल 1513 से शुरू होती है, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर वास्को न्यूनेज दे बाल्बोआ गोल्ड और नए ट्रेड रूट्स की तलाश में पनामा के घने जंगलों में उतरा था। कई दिनों तक दलदल, पहाड़ और खतरनाक जंगल पार करने के बाद वो एक बेहद पतली लैंड स्ट्रिप तक पहुंचता है। शुरुआत में उसे ये जगह जमीन का एक साधारण सा टुकड़ा लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी पोजीशन समझता है उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि उसके दाएं बाएं दुनिया के दो सबसे बड़े महासागर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन मौजूद थे और उन दोनों ओशंस के बीच सिर्फ जमीन का ये टुकड़ा था। उस दौर में शिप्स को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक जाने के लिए पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। ये जर्नी हजारों किलोमीटर लंबी होती थी, जिसमें महीनों का समय लग जाता था और इस बीच खतरनाक तूफान और समुद्री लुटेरों का खतरा भी बना रहता था। ऐसे में बाल्बोआ की इस खोज ने स्पेन को पहली बार यह एहसास कराया कि अगर पनामा के जमीन के टुकड़े को काट कर दोनों ओशंस को जोड़ दिया जाए तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच की जर्नी हजारों किलोमीटर छोटी हो सकती है। यही वजह थी कि आगे चलकर स्पेनिश किंग चार्ल्स V ने इस इलाके का सर्वे भी करवाया, लेकिन उनके इंजीनियर्स ने साफ कह दिया कि यहाँ कैनाल बनाना इम्पॉसिबल है। जहाँ एक तरफ पनामा की जमीन पहाड़ी और पथरीली थी, चारों तरफ घने जंगल और दलदल थे, तो वही उस समय की टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। ऐसे में किंग चार्ल्स V ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली पनामा का आइडिया वही खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे समय के साथ ग्लोबल ट्रेड बढ़ता चला गया, वैसे वैसे यहाँ एक कैनाल की जरूरत भी बढ़ती चली गई। 17वीं सेंचुरी तक कई यूरोपियन पावर्स एशिया, अमेरिका और अफ्रीका तक अपनी पहुंच बना चुकी थी और वहां से दौलत लूटकर अपने यहाँ ला रही थी। ऐसे में उन्हें यहाँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में एक ऐसा शिपिंग रूट चाहिए था जिससे उनकी शिप्स महीनों का सफर कुछ हफ्तों में तय कर सके। ऐसे में स्पेन के बाद साल 1698 में स्कॉटलैंड ने पनामा में कॉलोनी बसाने और ट्रेड रूट तलाशने की कोशिश की, लेकिन खराब प्लानिंग और पनामा में फैली खतरनाक बीमारियों ने जल्दी ही उनके मिशन को बुरी तरह तबाह कर दिया। स्कॉटलैंड को इतना ज्यादा घाटा हुआ कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी तरह चरमरा गई और 1707 में उसे इंग्लैंड के साथ एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन करना पड़ा और यही से ग्रेट ब्रिटेन की शुरुआत हुई। इसके बाद ब्रिटेन ने भी यहाँ इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन इस इलाके की डेडली ज्योग्राफी को देखकर उसने भी दूरी बनाना ही बेहतर समझा। फिर लगभग 200 सालों तक दुनिया इस खतरनाक सपने को छूने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन फिर साल 1869 में दुनिया ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसने सब कुछ बदल दिया।
फ्रांस ने इजिप्ट में सुएज कैनाल बनाकर यूरोप और एशिया के बीच की दूरी करीब 7000 किलोमीटर कम कर दी। फ्रांस ने यह करिश्मा अपने डिप्लोमेट और एंटरप्रेन्योर फर्डिनेंड डी लेसेप्स की बदौलत कर दिखाया था और पूरी दुनिया उन्हें इंजीनियरिंग जीनियस मानने लगी थी। सुएज कैनाल की सक्सेस के बाद फर्डिनेंड डी लेसेप्स का हौसला 7वें आसमान पर था और उन्हें लगता था कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस फिर क्या था, वो साल 1881 में पनामा कैनाल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर देते हैं और यही से इतिहास के सबसे एम्बिशियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक की शुरुआत हो जाती है। सुएज कैनाल की सफलता के बाद फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने यह प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले तो लिया था, लेकिन उन्होंने इसे समझने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इजिप्ट एक फ्लैट डेजर्ट था जबकि पनामा पहाड़ी और जंगली इलाका था। इजिप्ट में बारिश लगभग ना के बराबर होती थी जबकि पनामा में हर साल जमकर बारिश होती थी। और सबसे बड़ा फर्क ये था कि पनामा उस दौर में येलो फीवर और मलेरिया जैसी बीमारियों का नरक माना जाता था। लेकिन सफलता अक्सर इंसान को अंधा बना देती है। पूरी दुनिया फर्डिनेंड डी लेसेप्स को जीनियस मान चुकी थी। इन्वेस्टर्स आंख बंद करके पनामा कैनाल प्रोजेक्ट पर अरबों झोंक रहे थे और फ्रांस की आम जनता भी इसे बनाने वाली कंपनी के बढ़ चढ़कर शेयर्स खरीद रही थी। लोगों को लग रहा था कि जब फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने सुएज कैनाल बना दी तो उनके लिए पनामा कैनाल बनाना भी बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, पनामा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वर्कर्स दिन भर माउंटेन्स काटते और अगले दिन मूसलाधार बारिश पूरी खुदाई को पानी और कीचड़ से भर देती। इसके अलावा यहाँ मच्छरों का ऐसा आतंक था कि देखते ही देखते येलो फीवर और मलेरिया पूरे कैंप्स में फैल गया। लेकिन फ्रांस को अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की जल्दी थी। ऐसे में मजदूरों को खराब तबीयत के बीच भी दिन रात काम करना पड़ता। धीरे धीरे हालात इतने भयानक हो गए कि करीब 8 सालों में 30,000 लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इन्वेस्टर्स से वादा किया था कि पनामा कैनाल 600 मिलियन फ्रैंक्स में बन जाएगी, लेकिन साल 1889 तक करीब 1.2 बिलियन फ्रैंक्स खर्च हो चुके थे और अब भी कैनाल बनने से कोसों दूर थी। ऐसे में इन्वेस्टर्स ने थक हार कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। फ्रांस की इकोनॉमी को भी भारी नुकसान हुआ और आखिरकार बहुत उम्मीदों के साथ शुरू हुआ पनामा कैनाल प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। ऐसा लगने लगा कि पनामा कैनाल सिर्फ एक असंभव सपना था जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। लेकिन इस फेल्ड प्रोजेक्ट से जुड़ा एक शख्स ऐसा भी था जिसने अब भी हार नहीं मानी थी। उन्हें यकीन था कि पनामा कैनाल को बनाया जा सकता है और अपने इसी जुनून में वो जल्द ही दुनिया की सबसे तेजी से उभरती ताकत अमेरिका को इस खेल में खींच लाने वाले थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पनामा कैनाल प्रोजेक्ट के एक बड़े इंजीनियर और इन्वेस्टर फिलिप बनाउ वरीला थे। पनामा कैनाल को बनाने वाली कंपनी यूनिवर्सल के बैंकरप्ट होने के बाद भी फिलिप को पूरा भरोसा था कि पनामा कैनाल बनाई जा सकती है। फिलिप को लगता था कि पनामा प्रोजेक्ट फर्डिनेंड डी लेसेप्स की गलत प्लानिंग और उनके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते फेल हुआ था और अगर यहाँ सी लेवल कैनाल की जगह लॉक कैनाल बनाई जाए तो कैनाल बनाना पूरी तरह पॉसिबल है। लेकिन दिक्कत ये थी कि फ्रांस इकोनॉमिकली टूट चुका था, इन्वेस्टर्स भाग चुके थे और दुनिया पनामा प्रोजेक्ट को एक इम्पॉसिबल मिशन मानने लगी थी। ऐसे में फिलिप बनाउ वरीला की उम्मीदें अब अमेरिका पर टिक गई। उधर अमेरिका भी उस समय एक ऐसी ही प्रॉब्लम से जूझ रहा था। साल 1898 में हुए स्पेनिश अमेरिकन वॉर के दौरान अमेरिका ने स्पेन को हराकर उसके कंट्रोल में रहे फिलीपींस, गुआम और पुर्तो रिको जैसे इलाकों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इस जीत ने उसकी एक कमजोरी भी उजागर कर दी। दरअसल इस युद्ध के दौरान अमेरिकन बैटलशिप यूएसएस ऑरिगन को पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन पहुंचने के लिए पूरे साउथ अमेरिका के सबसे खतरनाक और बर्फीले कोने केप हॉर्न तक का चक्कर लगाना पड़ा और इसमें करीब 66 दिन का समय लग गया। इस घटना से अमेरिकन मिलिट्री प्लानर्स को समझ आ गया कि अगर फ्यूचर वॉर्स में तेजी से नेवल डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ी तो इतनी लंबी दूरी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। वहीं अगर उस समय पनामा कैनाल मौजूद होती तो यही सफर हजारों किलोमीटर छोटा हो जाता और अमेरिका की सारी परेशानी दूर हो जाती। ऐसे में अमेरिका अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच की दूरी को कम करने के लिए एक कैनाल बनाना चाहता था। लेकिन शुरुआत में अमेरिका की नजर पनामा पर नहीं बल्कि निकरागुआ पर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पनामा एक अलग देश नहीं था बल्कि कोलंबिया का हिस्सा था और कोलंबिया और अमेरिका के रिश्ते भी खास अच्छे नहीं थे। इसके अलावा पनामा कैनाल को बनाने में कई देश फेल रहे थे, जिसमें फ्रांस का ताजा उदाहरण सबके सामने था। दूसरी तरफ निकरागुआ का रूट ज्यादा आसान माना जा रहा था, जहाँ खुदाई आसान थी और बीमारियों का खतरा भी कम था। ऐसे में फिलिप बनाउ वरीला को अपने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और पनामा कैनाल का सपना अब अपनी आंखों के सामने चकनाचूर होता दिख रहा था।
लेकिन फिलिप हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसा डिप्लोमेटिक खेल खेलेंगे कि अमेरिका को कैनाल बनाने के लिए निकारागुआ की जगह पनामा को ही चुनना होगा। और यहीं से लॉबिंग, मैनिपुलेशन और जियोपॉलिटिक्स की एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी शुरू हुई जिसने आगे चलकर सिर्फ एक कैनाल ही नहीं बल्कि एक नए देश पनामा को भी जन्म दे दिया। सबसे पहले फिलिप ने अमेरिकन सेनेटर्स, बिजनेसमैन और पॉलिसी मेकर्स को कन्विंस करना शुरू किया कि पनामा का रूट छोटा है और फ्रांस यहाँ पहले ही काफी खुदाई कर चुका है, इसलिए अमेरिका का समय और पैसा दोनों बच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका निकारागुआ को ही बेहतर ऑप्शन मान रहा था। लेकिन तभी नेचर ने ऐसा खेल खेला जिसने पूरी कहानी बदल दी। साल 1902 में कैरेबियन आइलैंड मार्टिनिक पर मौजूद माउंट पेले नाम का ज्वालामुखी फट गया, जिसमें करीब 30,000 लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया इस हादसे से दहशत में थी, लेकिन फिलिप बुनाओ वरीला ने इसी डर को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने अमेरिका से कहा कि निकारागुआ भी वोल्केनो से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने निकारागुआ के एक पोस्टेज स्टैम्प को अमेरिकन सेनेटर्स तक पहुंचाया, जिस पर धुआं छोड़ते हुए माउंट मोमोटोम्बो वोल्केनो की तस्वीर बनी थी। फिलिप ने अमेरिका से कहा कि अगर निकारागुआ में कैनाल बनी तो ज्वालामुखी कभी भी उसे तबाह कर सकती है। सरप्राइजिंगली फिलिप बुनाओ वरीला की ये चाल काम कर गई और अमेरिका ने डर कर निकारागुआ की जगह कैनाल बनाने के लिए पनामा को चुन लिया। इसके बाद अमेरिका ने कोलंबिया से पनामा में कैनाल बनाने की परमिशन मांगी, लेकिन कोलंबिया इसके लिए तैयार नहीं हुआ। कोलंबिया को डर था कि अमेरिका कैनाल की आड़ में एक दिन उनसे पनामा को छीन लेगा। कोलंबिया का यह डर बिल्कुल वाजिब था, क्योंकि अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो जिस चीज को हासिल करने की ठान लेता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। और जल्द ही अमेरिका पर्दे के पीछे रहकर ऐसा खेल खेलने वाला था जिससे पूरी दुनिया चौंक जाने वाली थी। उस समय थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उनकी पहचान एक अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट लीडर की थी। वो अमेरिका को ग्लोबल सुपर पावर बनाना चाहते थे और पनामा कैनाल उनके लिए अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ऑब्सेशन बन चुकी थी। रूजवेल्ट समझ चुके थे कि कोलंबिया आसानी से पनामा नहीं देगा। ऐसे में उन्होंने बैकडोर स्ट्रेटेजी अपनाने का फैसला किया, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने फिलिप से कहा कि अगर कोलंबिया बातों से नहीं मान रहा तो कुछ बड़ा करना होगा। अब फिलिप बुनाओ वरीला के लिए मरता क्या ना करता वाली बात थी। ऐसे में उन्होंने एक खतरनाक खेल खेलना शुरू किया। सालों तक पनामा में काम करने की वजह से उनके कई पनामेनियन एलिट्स और रेबल लीडर्स से अच्छे कनेक्शंस बन चुके थे, जो कोलंबिया से आजादी चाहते थे। पनामा में आजादी के लिए पहले भी कई छोटे रिवॉल्ट्स हो चुके थे, लेकिन हर बार कोलंबिया अपनी सेना भेजकर उन्हें कुचल देती थी। लेकिन इस बार खेल अलग था। फिलिप बुनाओ वरीला ने पनामेनियन रेबल्स को फंडिंग दी, नया फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन तक तैयार करवाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो पनामा को बिना किसी खूनी युद्ध के इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं, अगर आजादी के बाद उन्हें पनामा का एम्बेसडर बनाने का वादा किया जाए। हैरानी की बात यह थी कि कुछ नानुकुर के बाद पनामेनियन लीडर्स एक फ्रेंच आदमी को अपना एम्बेसडर बनाने के लिए मान भी गए। इसके बाद फिलिप ने दूसरी तरफ अमेरिका को कन्विंस किया कि अगर अमेरिका कोलंबियन मिलिट्री को पनामा के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दे तो पनामा आजाद हो जाएगा और कैनाल का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। इसके बाद एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम शुरू होता है। 2 नवंबर 1903 को अमेरिका 1846 की मैलरीनो-बिडलैक ट्रीटी, जिसके तहत उसे पनामा इस्थमस में फ्री ट्रांजिट की रक्षा करनी थी, उसका बहाना बनाकर अपना वॉरशिप यूएसएस नैशविल अपने सैनिकों के साथ पनामा भेज देता है। इसके बाद अगले ही दिन 3 नवंबर 1903 को पनामा में रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। ऐसे में जब विद्रोह दबाने के लिए कोलंबियन सैनिक कार्टाजीना जहाज से कोलोन पहुंचे तो अमेरिकन फोर्सेस ने पनामा रेलवे की ट्रेनें ब्लॉक कर दी। ऐसे में कोलंबियन सेना पनामा सिटी तक पहुंच ही नहीं पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोलंबिया हेल्पलेस हो गया और केवल एक दिन के विद्रोह के बाद पनामा आजाद हो गया। इसके केवल 3 दिन बाद 6 नवंबर 1903 को अमेरिका ने पनामा को एक नए देश के रूप में मान्यता भी दे दी। यानी देखा जाए तो फिलिप बुनाओ वरीला ने पूरी जियोपॉलिटिक्स को किसी चेस बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया था। उन्होंने पहले अमेरिका को निकारागुआ छोड़कर पनामा चुनने के लिए मनाया, फिर पनामा में विद्रोह भड़काया, अमेरिका को उस रिवॉल्ट के पीछे खड़ा किया और आखिर में कोलंबिया से पनामा को अलग करवाकर एक नया देश भी बनवा दिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो आदमी खुद पनामेनियन भी नहीं था, वही अब पनामा देश का एम्बेसडर बन चुका था और इसी वजह से पनामा की तरफ से किसी भी फॉरेन ट्रीटी पर साइन करने का अधिकार भी अब फिलिप बुनाओ वरीला के पास ही था। इसके बाद फिलिप 18 नवंबर 1903 को पनामा के बिहाफ पर अमेरिका के साथ हे बुनाओ वरीला ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके तहत अमेरिका को पनामा का 10 माइल चौड़ा कैनाल जोन हमेशा के लिए मिल गया।
बदले में पनामा को $10 मिलियन नगद और साल 1912 से $2.5 लाख सालाना रेंट दिया जाना था। अमेरिका को उस एरिया में मिलिट्री इंटरवेंशन का भी अधिकार मिल गया और कैनाल बनाने के दौरान जरूरत पड़ने पर एडिशनल लैंड एक्वायर करने की भी मंजूरी मिल गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये डील साइन करने से पहले फ्रेंच इंजीनियर फिलिप बुनाओ वरेला ने पनामा के किसी लीडर को बताना तक जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि ऐसे में ये डील अटक सकती थी। इसके साथ ही अमेरिका ने फ्रांस के पनामा में बचे हुए सारे एसेट्स भी $40 मिलियन में खरीद लिए, जिसमें फिलिप बुनाओ वरेला का इन्वेस्टमेंट भी शामिल था। इस तरह अमेरिका ने वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल हाइस्ट की और चंद पैसों के बदले पनामा के उस कैनाल जोन को छीन लिया जहां कैनाल बनने वाली थी। लेकिन पूरे लैटिन अमेरिका के लिए यह घटना अमेरिकन इंपीरियलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया। कोलंबिया ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया और अमेरिका पर उसकी टेरिटरी चुराने का आरोप लगाया, लेकिन अमेरिका के सामने उसकी एक नहीं चली। इसके बाद पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है, लेकिन अमेरिका फ्रेंच की गलतियों को नहीं दोहराना चाहता था। अमेरिका को लगता था कि फ्रेंच प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग की वजह से नहीं, बल्कि येलो फीवर और मलेरिया जैसी बीमारियों की वजह से भी फेल हुआ था। इसलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले अमेरिका ने यहाँ बड़े स्तर पर मॉस्किटो कंट्रोल कैंपेन चलाया। जमा पानी हटाया गया, फ्यूमिगेशन करवाई गई और वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी गई। इससे कुछ ही समय में येलो फीवर और मलेरिया काफी हद तक कंट्रोल में आ गए। इसके अलावा अमेरिका की सबसे बड़ी समझदारी उसकी इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी थी। फ्रेंच इंजीनियर्स सी लेवल कैनाल बनाना चाहते थे, यानी जिसका सुएज कैनाल की तरह सीधा रास्ता हो। लेकिन अमेरिका ने अपनी रिसर्च में यह देखा कि पनामा की ऊंची नीची जमीन में ऐसा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दरअसल दोनों तरफ पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन सी लेवल पर थे, लेकिन बीच का लैंड एरिया जहां कैनाल बननी थी वो सी लेवल से करीब 85 फीट ऊंचा था। इसलिए अमेरिका ने लॉक सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला किया। लॉक सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए वहां गाटून नाम की एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, ताकि शिप्स को लॉक्स के सहारे ऊपर उठाने और नीचे लाने के लिए भरपूर पानी मिल सके। इसे कुछ इस तरह तैयार किया गया था कि कोई शिप पहले एक ओशन से आते हुए सी लेवल पर यहां एंटर करती, फिर उसे कैनाल के एक चैम्बर में एंटर करवाया जाता, फिर ऊपर मौजूद आर्टिफिशियल लेक से पानी छोड़ा जाता। जैसे जैसे चैम्बर में पानी भरता, वैसे वैसे शिप भी पानी के साथ ऊपर उठने लगती, फिर उसे अगले चैम्बर में भेजा जाता और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप शिप को 85 फीट ऊपर मौजूद गाटून लेक तक पहुंचा दिया जाता। इसके बाद शिप उस लेक और कैनाल के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए दूसरी तरफ पहुंचती। इसके बाद उसे वापस सी लेवल तक नीचे लाने के लिए वही प्रोसेस रिवर्स में दोहराया जाता। चेंबर से धीरे धीरे पानी निकाला जाता और शिप वापस नीचे उतरते हुए दूसरी तरफ के ओशन में निकल जाती। यही लॉक सिस्टम आगे चलकर पनामा कैनाल की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग जीनियस साबित हुआ। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ने रफ्तार पकड़ ली। 40 से 45 हजार मजदूर दिन रात जंगल काट रहे थे। पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा था और स्टीम शॉवल्स लगातार मिट्टी हटाकर बाहर फेंक रहे थे। देखते ही देखते पनामा के घने जंगल दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में बदलने लगे और साल 1904 में शुरू हुआ पनामा कैनाल प्रोजेक्ट केवल 10 साल में तय समय से 2 साल पहले ही पूरा हो गया। इस प्रोजेक्ट पर लगभग $326 मिलियन खर्च हुए, जो आज के हिसाब से करीब $10 बिलियन होते हैं। हालांकि सफलता की कीमत कंस्ट्रक्शन के दौरान 5,600 मजदूरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद साल 1914 में पनामा कैनाल ऑफिशियली दुनिया के लिए खोल दी गई। लेकिन यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग विक्ट्री नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल देने वाला मोमेंट था। कैनाल बनने के बाद अमेरिका के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच की दूरी करीब 13,000 किलोमीटर कम हो गई। अब अमेरिकन वॉरशिप्स कुछ ही दिनों में अटलांटिक से पैसिफिक और पैसिफिक से अटलांटिक पहुंच सकते थे, यानी अमेरिका अब दोनों ओशंस में अपनी मिलिट्री डोमिनेंस मेंटेन कर सकता था। पनामा कैनाल का इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर और भी बड़ा था। यूरोप, एशिया और अमेरिका के बीच शिपिंग रूट्स छोटे हो गए, जहाजों का समय और फ्यूल दोनों बचने लगा, जिससे ग्लोबल ट्रेड में जबरदस्त तेजी आई। इस पूरे ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क के बीच अमेरिका बैठा था। ऐसे में पनामा कैनाल ने अमेरिका को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया और उसे नेवल डोमिनेंस दिलाकर एक सुपर पावर बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा और कड़वा पहलू भी था। चूंकि हे बुनाओ वरीला ट्रीटी के तहत पूरा पनामा कैनाल जोन अमेरिका को दे दिया गया था, इसलिए वहां हर तरफ अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन फ्लैग्स, अमेरिकन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स और सुपरमार्केट्स दिखाई देते थे। ऐसा लगता था जैसे पनामा के बीचों बीच अमेरिका की ही एक कॉलोनी खड़ी कर दी गई हो।
सबसे शॉकिंग बात यह थी कि अपने ही देश में पनामा के लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स बनकर रह गए थे। उन्हें कैनाल जोन में बिना पास के एंटर तक नहीं करने दिया जाता था, जबकि हाई पेइंग जॉब्स और लग्जरी लाइफ केवल अमेरिकन के लिए रिजर्व थी। ऐसे में सिचुएशन धीरे धीरे पैनामेनियंस के अंदर विद्रोह की भावना भड़काने लगी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका पनामा कैनाल से बिलियंस का इकोनॉमिक फायदा उठा रहा था और दूसरी तरफ ऑर्डिनरी पैनामेनियंस को उसका बहुत छोटा सा हिस्सा मिल रहा था। पनामा के लोगों को महसूस होने लगा कि कैनाल उनके देश में जरूर है, लेकिन उस पर मालिकाना हक किसी और का है। ऐसे में लोगों के बीच अमेरिका के लिए गुस्सा पनपने लगा और यही गुस्सा आखिरकार 9 जनवरी 1964 को फूट पड़ा। उस दिन कैनाल जोन में अमेरिकन और पैनामेनियन स्टूडेंट्स के बीच फ्लैग को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पैनामेनियन फ्लैग फट गया। इससे देखते ही देखते पूरे देश में एंटी अमेरिकन प्रोटेस्ट शुरू हो गए और कुछ ही देर में भीड़ ने कैनाल जोन की अमेरिकन बिल्डिंग्स पर अटैक्स कर दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिकन मिलिट्री को बीच में आना पड़ा, जिससे वायलेंस और बढ़ गया। इस हिंसा में 20 से ज्यादा पैनामेनियंस और कई अमेरिकन की जान चली गई। पनामा के इतिहास में आज भी इस दिन को मार्टर्स डे के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद पनामा ने अमेरिका से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खत्म कर दिए और अमेरिका पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा। ऐसे में कोल्ड वॉर के दौर में खुद को डेमोक्रेसी का चेहरा बताने वाला अमेरिका अब पनामा में कॉलोनियल पावर जैसा दिख रहा था। दूसरी तरफ पनामा में ओमर तोरिजोस जैसे नेशनलिस्ट लीडर पनामा कैनाल को नेशनल डिग्निटी का इशू बना चुके थे। ऐसे में कई सालों के नेगोशिएशंस के बाद आखिरकार साल 1977 में अमेरिका झुक गया और तोरिजोस कार्टर ट्रीटी साइन हुई, जिनके तहत तय हुआ कि अमेरिका 31 दिसंबर 1999 तक पनामा कैनाल पूरी तरह पनामा को सौंप देगा। लेकिन अमेरिका ने यहां भी बड़ी चालाकी से पनामा को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि अगर पनामा कैनाल की न्यूट्रलिटी पर कोई खतरा हुआ तो अमेरिका इंटरवीन करेगा। इसके अलावा अमेरिका ने पनामा की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना भी बंद नहीं किया। अमेरिका ने सालों तक पनामा के मिलिट्री जनरल मैनुअल नोरिएगा को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का एजेंट बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मैनुअल नोरिएगा अमेरिका की मदद से धीरे धीरे इतना पावरफुल बन गया कि 15 दिसंबर 1989 को खुद को पनामा का सुप्रीम लीडर घोषित करते हुए अमेरिका को ही आंखें दिखाने लगा। ऐसे में अमेरिका ने मैनुअल नोरिएगा को सबक सिखाने के लिए साल 1989 में पनामा पर हमला कर दिया और मैनुअल नोरिएगा को अमेरिकन सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद 31 दिसंबर 1999 का वो ऐतिहासिक दिन आया जिसका पनामा के लोग दशकों से इंतजार कर रहे थे। ये वही दिन था जब अमेरिका ने ऑफिशियली पनामा कैनाल का कंट्रोल पनामा को सौंप दिया। इसके बाद कैनाल जोन से अमेरिकन फ्लैग उतारा गया और उसकी जगह पैनामेनियन फ्लैग फहराया गया। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडओवर नहीं था, बल्कि 96 साल पहले धोखे और ताकत के दम पर चुराई गई जमीन की वापसी थी। कई अमेरिकन लीडर्स का कहना था कि पनामा इस कैनाल को मैनेज नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वही कैनाल जो कभी अमेरिकन पावर का सिंबल थी, पनामा की इकोनॉमी की बैकबोन बन चुकी है। पनामा कैनाल आज दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिक वाटरवेज में से एक है। आज दुनिया भर का लगभग 6% समुद्री व्यापार इसी कैनाल से होकर गुजरता है। हजारों कार्गो शिप्स हर साल इस नैरो वाटरवे से होकर ट्रैवल करते हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर पनामा कैनाल अचानक बंद हो जाए तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हिल सकती है, शिपिंग डिलेज शुरू हो सकते हैं और ऑयल प्राइसेस तक बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि पनामा कैनाल को लेकर एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो गया और यहाँ एक नए प्लेयर चाइना की एंट्री हो गई। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को तेजी से मजबूत किया और अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे पनामा भी उसके रडार पर आ गया। अमेरिका के कान तब खड़े हो गए जब 2016 में चाइनीज कंपनी लैंडब्रिज ग्रुप ने पनामा कैनाल के आसपास पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एंट्री शुरू कर दी। 2017 में पनामा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकन देश बन गया। इसके बाद पनामा कैनाल के आसपास चाइना का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ने लगा। ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि पनामा कैनाल आज भी यूएस नेवी और अमेरिकन ट्रेड रूट्स के लिए बेहद अहम है। अमेरिका को डर था कि अगर चाइना इस स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट के आसपास और ज्यादा मजबूत हो गया तो फ्यूचर में उसके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही जनवरी 2025 में अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में दूसरी बार शपथ ली, वैसे ही उन्होंने पनामा कैनाल को लेकर
अपने पहले कांग्रेस संबोधन में बेहद एग्रेसिव बयान दिया कि इस कैनाल को अमेरिकन पैसों से बनाया गया था और 35 से 38 हजार अमेरिकन मजदूरों ने इसे बनाने के दौरान अपनी जान गंवाई थी। ये चाइना को नहीं दिया गया था और अब हम नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पनामा कैनाल को फिर से अपने कंट्रोल में लेंगे। जल्दी ही इसका असर भी देखने को मिला और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के एक महीने बाद फरवरी 2025 में पनामा के प्रेसिडेंट होसे राउल मुलिनो ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से हटने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, कैनाल के दोनों सिरों पर मौजूद चाइनीज लिंक्ड पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी रद्द कर दिए गए। कई एनालिस्ट मानते हैं कि इन बदलावों के पीछे अमेरिका का दबाव काम कर रहा है, क्योंकि सच ये है कि अमेरिका आज भी मेंटली पनामा कैनाल को पूरी तरह छोड़ नहीं पाया है और वो आज भी उस पर अपना हक मानता है। इस तरह एक सदी बाद भी पनामा कैनाल सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सबसे अहम चोक पॉइंट बनी हुई है।